हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम 12 जून के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं। 2-3 एडिटोरियल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे थे आज के। तो सबसे पहले, जैसा कि पता है आपको, नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑन फायर, तो उसी के बारे में चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार, क्योंकि ये इंसिडेंट्स भी हुआ है, एक्सीडेंट भी चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनल सिक्योरिटी से इस बार कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, खासकर नॉर्थ ईस्ट से। जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, चाहे उल्फा हो, चाहे नागा इंसर्जेंट्स हों, या भी जो भी हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए बात कर लेते हैं अभी जो करेंट सिचुएशन है। एक बार और भी हमने देखा था, इसमें थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने सोचा इसको डाल देते हैं। तो पहली चीज़ तो, इतनी सारी कोशिश करने के बाद, सिंस और इंडिपेंडेंस, राइटर कहते हैं कि हमने इतनी सारी कोशिशें की फिर भी सिचुएशन नहीं इम्प्रूव हुई। बीच में पिछले 5-6 सालों से ऐसा लग रहा था कि ड्यू टू इंक्रीज इन द कम्युनिकेशन वेज एंड increase in infrastructure also the relationship between northeast and India, entire India has been improved। वो इम्प्रूवमेंट दिख रही थी क्योंकि वहाँ पे वायलेंस काफ़ी हद तक रुका था। इवन जो वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनमें काफ़ी कई सारी वार्ताएं भी हुई और कई सारी चीज़ों पर सहमति भी जताई गई थी। तो वहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट यहाँ पे आके अचानक से जब ये इंसिडेंट चल रहा है, ये वायलेंस जो चल रही है, इसकी वजह से जो भी अभी तक अच्छा दिख रहा था, अब वो सब ऐसा लग रहा है कि हम फिर से ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ जाएगा। कुछ चीज़ों के बारे में बात की है इन्होंने, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की है। जैसे इन्होंने एक रीज़न बताया है इसके पीछे कि जो अभी का करंट सिनेरियो चल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि जो वहाँ के लोग हैं वो इथनिक सब नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। इथनिक सब नेशनलिज्म में, जैसे अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो हमारा एक धर्म होता है, और एक नॉर्थ इंडिया में खासकर एक धर्म होता है, और उसके बाद कई सारी कास्ट्स होती हैं। तो हम लोग अपनी कास्ट और अपने धर्म को लेकर चलते हैं। हमारी एक तरह से हम इसको, काफ़ी सारे लोग इसको भी ऊपर रखते हैं, धर्म को एज ए नेशन से भी ऊपर रख देते हैं। अगर आपने कभी किसी से बात की, तो वहाँ के लोगों की बात करें, अगर इसी से रिलेट करके देखें, तो अपनी इथनिसिटी को ऊपर रखते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे मैती कम्युनिटी है, कुकी कम्युनिटी है, जिसके बारे में हमने देखा था। साथ में नागा, चिन, मिजो, जोमी, ये सारी कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि अपने आप को इथनिक ज़्यादा मानती हैं। एक तरह से सब नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म होता है वो पीछे रह जाता है, और इथनिसिटी जो होती है वो आगे हो जाती है। तो ये लोग एज एन इंडिया कंसीडर करने से पहले अपने आप को एज एन इथनिक इंडियन मानते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, और साथ में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में भी देखा गया है कि इस चीज़ का फ़ायदा, जो रेस, रिलीजन और कास्ट है, इसका फ़ायदा पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। वैसे ही वहाँ पे इथनिसिटी का फ़ायदा उठाया जाता है। आगे राइटर ने वही कहा कि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मेती कम्युनिटी है और कुकी कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच चल रहा है काफ़ी कुछ। हमने ये भी देखा था कि जो लगभग 50% पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज 52% पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज कंसिस्ट ऑफ मेती पीपल। और ये पूरी मेती कम्युनिटी जो 52% पॉपुलेशन बना रही है, कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ये सिर्फ 10% जियोग्राफिकल लोकेशन में स्थित है। इन त्रिपुरा के बगल वाले रीजन में 10% जो जियोग्राफिकल रीजन है उसी को कवर कर रहे हैं। अब हुआ यह कि मणिपुर के ये जो मेती कम्युनिटी है, ये अपने उस पावरफुलनेस को, उस अपने एक तरह से अप्रोच को थोड़ा इंक्रीज करना चाहती है, और इसमें वो हाई कोर्ट के उस जजमेंट ने थोड़ा और सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह, और उसी टाइम पर जो गवर्नमेंट थी वो रिजर्व फॉरेस्ट से बाकी की कम्युनिटीज़ जैसे कुकी, नागा, चिन, मिजो, जोमी,
याद रखने की ज़रूरत। मीजो और जोमी तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। साथ में आपको नागा ध्यान रखना है, नागालैंड से नागा नॉर्थ ईस्ट है तो नागालैंड नागा कम्युनिटी कई सारे स्टेट्स में पाई जाएगी। साथ में वहाँ पे एक चीन कम्युनिटी है, यही याद रखने की ज़रूरत है। बाकी कुकी आपको याद रहेगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। कुकी और मैती तो आपको याद ही रहेगा। ओके, तो एक तरह से ये जो एक वायलेंस चल रहा है वो मैती वर्सेस कुकी, नागा, चीन, मीजो एंड जोमी। राइटर ने बाद में सॉल्यूशन भी बताया और ये भी बताया, पहले तो ये बताया कि क्या क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस अपनी तरफ से भी बताए। उस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉल्यूशन लिए गए हैं वो अभी तक के फ़िलहाल के लिए क्योंकि पॉलिटिकल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे एक तरह से जो ऐसे इंसिडेंट्स में यूनिवर्सल रूप से कोई फैसला लिया जाता है कि बातचीत के द्वारा समाधान होगा, वही क्या करा है। साथ में अपने डिफेंस फोर्सेस को वहाँ पर थोड़ा और सक्रिय होने को कहा है और थोड़ा सुदृढ़ होने को कहा है। साथ में एयरफोर्स की एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाने की बात कही है। तो इन सब सारी चीज़ों का एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से या दो पार्टिकुलर कम्युनिटी से कोई ख़ास रिलेशन नहीं होता है, जिससे कि राइटर ने कहा है कि ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेजर नहीं था, या कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं था, जो कि ये एक जनरल सॉल्यूशन था जो कि हर इंसिडेंट के लिए, हर इंसिडेंट्स के लिए होता है। बट वहाँ पे जाकर आपको कोई ना कोई स्पेशल सॉल्यूशन देना चाहिए था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ज़रूर देना था। अगला जो एडिटोरियल आता है वो एडोलेसेंट गर्ल्स के बारे में आता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गवर्नर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि यूपीएससी पूछ सकती है, यहाँ पे खेल सकती है यूपीएससी हमसे। सो देखिए, अभी हाल ही में हुआ ये कि कई सारे गवर्नर्स ने ऐसा देखा गया है कि उन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किए हुए बिल्स को विदहोल्ड किया है फॉर बिना किसी खास वजह के। तो उसके बेसिस पे बताया जा रहा है। यहाँ पे राइटर ने एक तरह से क्रिटिकली इवेल्युएट किया है। पहली बात तो जो गवर्नर होता है उसको एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर काम करना होता है। श्याम शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब 1974 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा था कि प्रेसिडेंट और या फिर गवर्नमेंट को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का एक्सरसाइज तभी करना चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ क्लियरली लिखी हो। मीन्स जो चीज़ जिस गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पर तभी काम वही चीज़ कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखी हुई है। 163/2 आर्टिकल 163/2 कहता है कि गवर्नर्स कैन नॉट बी चैलेंज, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर्स कैन नॉट बी चैलेंज। एंड आर्टिकल 200 कहता है गवर्नर कैन गिव हिज एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न इफ रिटर्न द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर उसे गवर्नर ने रिटर्न किया है तो पार्लियामेंट के पास 6 महीने होते हैं उस पर फिर से उसको फिर से गवर्नर के पास भेजने के लिए। रिमेंबर, यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आर्टिकल 200 कह रहा है कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास गया है देन ही कैन गिव हिज एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न। ठीक है, अगर विदहोल्ड किया तो फिर से उसके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो विदहोल्ड किया तो हो सकता है वो प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, बट इसके पास या फिर अपने पास रख लेता है। अब देखिए यहाँ पे अगर रिटर्न वाले केस में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी खेल सकती है। इफ़ रिटर्न, अगर बिल को रिटर्न किया है गवर्नर ने विद सम सजेशन और नील सजेशन, पार्लियामेंट के पास 6 महीने होते हैं उसी बिल को वापस भेजने के लिए विद अमेंडमेंट और नील अमेंडमेंट, विद नील अमेंडमेंट। अगर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने गवर्नर को रिटर्न नहीं किया तो वो बिल वहीं पे लैप्स हो जाएगा। बट मतलब पार्लियामेंट के पास टाइम लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है कि उसे 6 महीने के अंदर वापस बिल को भेजना है अगर गवर्नर के हस्ताक्षर चाहिए तो। बट गवर्नर किसी बिल को कितने समय तक के लिए विदहोल्ड कर सकता है, क्या इसकी टाइमलाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड की है? देन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम लिमिट नहीं डिसाइड की है कि कब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। बस इतना कहा गया कि एज सून एज पॉसिबल गवर्नर को साइन कर देना चाहिए, रिटर्न एक्शन ले लेना चाहिए। ओके, अगला है
एक का था आरबीआई का एक छोटी सी न्यूज़ थी करंट सिचुएशन इंडेक्स के बारे में। करंट सिचुएशन इंडेक्स आरबीआई जारी करता है एक सर्वे के थ्रू, और ये कैप्चर करता है कॉन्फिडेंस लेवल एमंग अर्बन कंज्यूमर्स। दूसरा है एफईआई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, ये भी अर्बन कंज्यूमर्स की, ये भी एक सर्वे है आरबीआई कराता है, और ये भी अर्बन कंज्यूमर्स का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मेजर करता है। याद रखना, जो करंट सिचुएशन इंडेक्स है, या करंट सिचुएशन को मेजर करता है, करंट कॉन्फिडेंस को मेजर करता है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्फिडेंस को मेजर करता है। दोनों ही अर्बन कंज्यूमर्स के लिए हैं। अगला हाल ही में एक न्यूज़ आई है, हैकर्स ट्राइंग टू हैक पब्लिक यूट्यूब अकाउंट्स। कुछ हैकर्स हैं जो कि पब्लिक यूट्यूब अकाउंट्स को हैक करते हैं। तो इसके बारे में हमें नहीं जानना है, बट हमें टेक्निक के बारे में टर्म्स को देख लेना है। जैसे ज़्यादातर अगर हम यूट्यूब अकाउंट या फिर जनरल मेल अकाउंट की बात करें, तो वो किस तरह से हैक किए जा सकते हैं। काफ़ी आसान हो जाता है ये चीज़ें करने में, क्योंकि आप जनरली फिशिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। कोई लिंक शेयर करके आपके गूगल अकाउंट या मेल अकाउंट को हैक किया जा सकता है, क्योंकि मेल अकाउंट आते ही आपका यूट्यूब अकाउंट आ जाता है अपने आप। देन कुकीज़ का यूज़ करके आपने सपोज अपने मेल ब्राउज़र पे अपना मेल लॉगिन किया, एंड देन वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि दिस साइट यूजेस कुकीज़ टू प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट। अब कुकीज़ किस लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कुकीज़ जो होते हैं वो छोटे छोटे डेटा के टुकड़े होते हैं जो किसी कंटेंट से रिलेट करते हैं। जो आपकी सर्च हिस्ट्री होती है उसी के एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब एक छोटा फॉर्म है कुकीज़, जो कि जैसे हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो ब्राउज़र को या हमारे सर्च इंजन को बताता है कि इस पार्टिकुलर पर्सन को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये कंटेंट शो कराए जाएँ। तो वहाँ पे यूज़फुल होते हैं कुकीज़। अब किसी को आपके कुकीज़ का एक्सेस मिल गया तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन करने की। वो डायरेक्टली कुकीज़ से आपके ब्राउज़र से ही आपका लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करके आप ही के कंप्यूटर में आप ही के यूट्यूब चैनल को ओपन कर सकता है, एंड यू विल हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। इसी मेथड को कहते हैं हम पास द कुकी अटैक्स। ओके, उसके बाद एक टर्म आता है डिजिटल नोमैड। कुछ खास नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कोविड-19 के बाद ये टर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। डिजिटल नोमैड का मतलब वर्क फ्रॉम एनीवेयर। 3D डिजिटलाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स के बारे में बात की है अभी हाल ही में। इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज एडेड हैं, एक साथ में काम करेगी। जितने भी म्यूजियम्स हैं उनमें रखे हुए जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, सॉरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, उन सब की हम एक तरह से 3D पिक्चर बनाएंगे, और उस 3D पिक्चर को इंटरनेट पे अवेलेबल करवाएंगे, और हर कोई अपने घर पे बैठे हुए उस म्यूजियम में रखे हुए कंटेंट को देख सकता है इन 3D व्यू। ये पिक्चर 3D में कैसे कन्वर्ट की जाएगी, तो विद द हेल्प ऑफ जतन ऐप। जतन एक ऐप है जिसकी मदद से ये किया जा सकता है। जतन को आप क्रॉप करने के लिए या किसी फ़ोटो को इधर उधर करने के लिए, जो भी एडिटिंग करने के लिए एक तरह से यूज करते हैं। इसके अलावा जो ये 3D डिजिटाइजेशन है, इसको हम यूज कर सकते हैं AR और VR के में भी। AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है फ्रूट फ्लाई के बारे में। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी फ्रूट फ्लाई के इम्पोर्टेंस के बारे में पूछ सकता है कि क्यों हाल ही में न्यूज़ में थी। तो बता दें, सिमिलरिटी विद ह्यूमन जीनोम की वजह से फ्रूट फ्लाई हाल ही में चर्चा में रही है। और जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रैट्स पे स्टार्ट होते हैं, या फिर चूहे पे रैट्स पे स्टार्ट होते हैं, या फिर सुअर पर स्टार्ट हो गए, या फिर और किस पे कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट। और 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 जानवर्स एनिमल्स हैं, इन सब पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली रियलिटी में लाते हैं विद ह्यूमन बीइंग। तो फ्रूट फ्लाई भी ऐसी ही एक प्रजाति, एक ऐसी ही फ्लाई है नॉर्मल, जो हमारे पास फूलों के आसपास जो मक्खियाँ होती हैं उन्हीं को हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये ह्यूमन जीनोम से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, तो इन पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इन पर हो भी चुके हैं। इस पे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं। तो इस वजह से फ्रूट फ्लाई थी चर्चा में। एंड विद दिस दैट्स द एंड ऑफ
नो, इट्स नॉट द एंड। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक एडोलेसेंट गर्ल न्यूट्रिशन जो एडिटोरियल आया था, ये छूट रहा था। एनीमिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में क्या लगभग वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए एनीमिया की। एनीमिया सबसे पहले तो होता क्या फीमेल्स में, देखो मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की मात्रा है या फिर जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, रीज़न ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ऐसा होता है फीमेल्स में। इसको कंट्रोल करने के लिए, एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चलाई है, जिसके बारे में राइटर बताते हैं। पहला है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसके जो SAG कहलाती है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनेबल द एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, improve their nutrition and health status, promote awareness about health, hygiene, nutrition, support out of school age adolescent girls to successfully transition back to formal schooling or bridge learning skill training, upgrade their home based skill। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट ये कवरेज देख लीजिए। टारगेट ग्रुप फॉर द स्कीम कवर्स आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एक सेंटेंस में। Scheme for adolescent girls was sanctioned in the year 2010 and was implemented in 205 districts across the country. Later, the expansion and universalization of the scheme for adolescent girls was done in the additional 303 districts in 2017 and 18. The remaining districts in 2018 and 19 with simultaneous phasing out of किशोरी शक्ति योजना पहले चल रही थी, उसको फेज आउट कर दिया गया और उसकी जगह पे स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स लाया गया। Thus, at present, all the districts in the country are covered under scheme for adolescent girls। ये यूनिवर्सल हो चुका है इंडिया में। स्कीम के कंपोनेंट्स क्या हैं? देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। अगर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील फॉर 11 to 14 ईयर्स ऑफ आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स। न्यूट्रिशन प्रोविजन ₹9.5 पर डे, ये मिड डे मील के तहत प्रोवाइड किया जाता है। नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट की बात करें तो फॉर आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल 2 to 3 times a week 11 to 14 ईयर्स। IFA सप्लीमेंटेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस ऑन फैमिली वेलफेयर, लाइफ स्किल एजुकेशन। एक तरह से पूरी तरह से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा गया है नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट में। इसके अलावा एक और भी न्यूज के बारे में पोषण 2.0 भी चलाया जा रहा है और इसका भी पर्पज़ कहीं ना कहीं से रिलेट करता है। तो मिनिस्ट्री फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनाग्रेट किया था पोषण 2.0 को। A month-long celebration of पोषण अभियान मिशन प्लेसेस स्पेशल अटेंशन ऑन सीवियर एक्यूट malnourished चिल्ड्रेन। इसके बारे में पढ़ना है तो इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम कवरिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रेश स्कीम। It was announced in Union Budget 2021 and 22 by merging supplementary nutritional program and पोषण अभियान। पोषण की जगह पोषण 2.0 ला दिया गया था। और क्या है इसका पोषण माह के बारे में भी जान लीजिए। मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह सिंस 2018 टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। आल्सो कॉल नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन NNM भी कहा जाता है। ये पहले हो चुका था, इस पर UPSC क्वेश्चन नहीं पूछेगी क्योंकि ये बंद हो चुका है, इसकी जगह पोषण 2.0 आ चुका है। इसके अलावा एक और स्कीम चलती है इसी के साथ साथ पैरेलली, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में 253 मिलियन किशोरों, पुरुष और महिला, ग्रामीण और शहरी, विवाहित और अविवाहित तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया और स्कूल से बाहर के किशोरों को हाशिए पर अयोग्य समूहों पर विशेष ध्यान देने का एक कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम भारत में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करता है।
यहाँ पे पूरे एडोलेसेंट्स को कवर किया जाता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों है। इसके अलावा और कुछ है? यस, देयर इज़ समथिंग सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, सेम इसी का ही काम है, क्योंकि वीमेंस को एक ख़ास प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो एडोलेसेंट स्टेज में किसी से कोई ख़ास बात नहीं करती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बताती नहीं हैं। तो उसके लिए एक थेरेपी है, एक यूँ कह लें कि साइकोलॉजिकल रास्ता है जिससे इस समस्या को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। SBCC इज ऑफन also only BCC, or communication for development, is an interactive process of an intervention with individual, group or community integrated with an overall program to develop communication strategies to promote positive behaviors which are appropriate to their setting and thereby solving the world's most pressing health problems. This in turn provides a supportive environment which will enable people to initiate, sustain and maintain positive and desirable behavior outcome. एक तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की बात करती है ये, जो कि हेल्पफुल हो सकती है फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स टू कम्युनिकेट दियर प्रॉब्लम्स विद ईच अदर सो दैट दियर प्रॉब्लम्स may be reduced. So that's it for today's current affairs.